Hello friends, I am Tanuj Kumar and today we will start a new chapter motion in a straight line। तो सबसे बेसिक से हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैनी वास्ट थिंग्स। तो एक बहुत पुरानी ब्रांच है फिजिक्स की जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं किसके अबाउट, मोशन के अबाउट, कॉज ऑफ मोशन के अबाउट। ठीक है। तो मैकेनिक्स में की भी तीन ब्रांचेस है, मेजर ब्रांचेस। काइनेमेटिक्स, जिसमें हम काइने का मतलब क्या होता है, मोशन। ठीक है। और मैटिक्स मीन्स मैथ्स। तो मैथ्स की हेल्प से हम मोशन के अलग अलग वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं, जैसे वेलोसिटी, है ना, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एक्सेट्रा, और इनके बीच का रिलेशन। बस हम काइनेमेटिक्स में क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन क्या हो रहा है ये हम नहीं इसमें डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिर इसके वेरिएबल्स, मोशंस के वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन जब हम कॉज ऑफ मोशन को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हम डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं उसके अबाउट कॉज ऑफ मोशन को और लॉज ऑफ मोशन, है ना। लॉज मीन्स रूल्स जो रहते हैं, उसको जब इंक्लूड कर लेते हैं तो हम वो डायनेमिक्स में उसकी स्टडी करते हैं। और कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, मतलब मोशन, सॉरी, मोशन की डेफिनेशन, मोशन क्या होता है, जस्ट अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, एनी पार्टिकल। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अपनी पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फिर उसके बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन छोड़ के यहाँ दूसरी पोजीशन में चेंज करा उसने अपनी पोजीशन, तो इसका मतलब ये बॉडी मोशन में है। ठीक है। और कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, हमेशा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स। जब हम उसको देते हैं जब भी तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी। ठीक है। तो कॉज ऑफ मोशन जब हम, और मोशन के वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, जर्क्स, इन सब के रिलेशंस को जब हम स्टडी करते हैं और कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी कर लेते हैं तो वो डायनेमिक्स में आता है। और सिर्फ जब वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं तो वो काइनेमेटिक्स में आता है। और तीसरी जो ब्रांच है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसकी स्टडी करना, उसके बिहेवियर को की स्टडी करना, एग्जामिन करना, या फिर कोई बॉडी पर रेस्ट पोजीशन में कोई फोर्स लग रहा है तो उस चीज़ की स्टडी करने को हम स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। फिर उसके बाद दूसरा जो मेजर चीज़ आती है वो इसमें ये होती है रेस्ट। कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये हम कब कहेंगे। अच्छा, फिजिक्स में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन। ओके। अगर मैं अभी रेस्ट पोजीशन में हूँ तो मैं सांस ले रहा हूँ, ब्लड फ्लो हो रहा है मेरे आर्टरीज वेन्स में, तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। अगर मैं अभी सिंपली रेस्ट पोजीशन में बैठा भी हूँ तो भी ये अर्थ तो रोटेट हो रही है, ये तो कंटिन्यूसली मोशन में होती है। तो इसीलिए एवरीथिंग इज इन नेचर इज इन मोशन। तो हम कब कहेंगे कि कौन सी चीज़ मोशन में है और कौन सी चीज़ रेस्ट में है। ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज एक व्हीकल है रोड में v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है। तो उसमें पहला पर्सन, यहाँ दो दो लोग व्हीकल के अंदर हैं, ठीक है, और एक बाहर है। इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है। तो जब व्हीकल के अंदर ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, रेस्ट में है, और बी के रिस्पेक्ट में ए क्या है, रेस्ट में है। लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में, और उनकी वेलोसिटी क्या है, वी है। ठीक है। तो कब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मोशन में है, वो कंडीशन के ऊपर रिलेट करते हैं। ठीक है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और एक टाइम इंटरवल को देख के।
बिकॉज motion is a change of position of any body with respect to its surrounding in some interval of time। ठीक है, तो अभी मैं इस स्टैंड अप पोजीशन में हूँ, रेस्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद भी मेरी पोजीशन यही रहेगी, मैंने चेंज नहीं किया। और विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ, किसके रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये बोर्ड के रिस्पेक्ट में, वो कैमरे के रिस्पेक्ट में, तो इन सब के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई अर्थ के बाहर से मुझे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है तो मैं भी रोटेट हो रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कंपार्टमेंट के अंदर आप वर्टिकली कोई बॉल को ऐसे वर्टिकली कैच कर रहे हो, नहीं अप एंड डाउन कर रहे हो, तो जो ऑब्जर्वर ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर रहेगा, उसको ये बॉल ऐसे वर्टिकली ऊपर और नीचे आते हुए दिखाई देगी। लेकिन जो ऑब्जर्वर ट्रेन के बाहर होगा, ठीक है, उसको ये बॉल एक पैराबोला के टाइप के हिसाब से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है, एट द ट्रेन कंपार्टमेंट, ऑब्जर्वर एट द ट्रेन कंपार्टमेंट और ऑब्जर्वर एट द स्टेशन। तो इसीलिए मोशन और रेस्ट, कब कोई बॉडी मोशन में है कब कोई बॉडी रेस्ट में है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है पॉइंट मास और बॉडी का, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझना कि पॉइंट मास कब किस ऑब्जेक्ट को कहते हैं और बॉडी मास कब कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है पॉइंट मास की, अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट मास इफ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स साइज। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो उसके साइज से बहुत ज़्यादा है, तो वो पॉइंट मास कहलाएगा। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं बाईसाइकिल से, तो आपका स्कूल 5 किलोमीटर का, लेकिन आपकी बाईसाइकिल का साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू 5 किलोमीटर, तो इसलिए जो साइकिल होगी वो पॉइंट मास कहलाएगी। ऐसी ट्रेन, दो स्टेशन के बीच में ट्रेन जो रहेगी, उतनी बड़ी ट्रेन, वो एक पॉइंट मास कहलाएगी, क्योंकि उसके ट्रेन के साइज से कोई भी मोशन के वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कोई भी वेलोसिटी, डिस्टेंस, डायरेक्शन, है ना, एक्सीलरेशन, इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ट्रेन का कोई भी साइज हो, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही कब किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट को बॉडी ऑब्जेक्ट कहेंगे या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहेंगे, जब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा होगा, है ना, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक बॉडी है। मतलब कि जैसे कि अगर एग्जांपल के जैसे मैं बोलूँ, कब एक एक बाइक है, वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है और इस पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इस पोल को वो कितने सेकंड में क्रॉस कर देगी, 0.01 सेकंड में क्रॉस कर देगी। लेकिन अगर वही चीज़ मैं अगर ट्रेन के साथ लूँ, एक बड़ी ट्रेन के साथ लूँ, तो ट्रेन जो रहेगी, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, बाइक की स्पीड भी 5 किलोमीटर पर सेकेंड और ट्रेन की स्पीड भी 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन जो ट्रेन है वो पोल को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन के साइज से फर्क पड़ता है, ट्रेन के साइज से टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि मोशन का वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो बॉडी ऑब्जेक्ट कहलाएगी और ये जो बाइक है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, तो
और भी बहुत से एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल है। तो उसके एग्जाम्पल में क्या है, पहला एग्जाम्पल ये है कि दो स्टेशन के बीच में अगर ट्रेन ट्रेवल कर रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो ट्रेन क्या होगी, तो ट्रेन हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगी कि ठीक है, क्योंकि दो स्टेशन के बीच की दूरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रेन का साइज। फिर दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक एक बॉल है जिसको हम स्विंग करते हुए ग्राउंड में फेंक रहे हैं। तो अगर उस बॉल की जगह में एक स्मॉल स्मॉल आयरन बॉल को ले लूँ, छर्रे को ले लूँ, तो वो छर्रा जो होगा जाएगा, और इस ग्राउंड का जो कांटेक्ट सरफेस होगा उस छर्रे का, वो बहुत ही कम रहेगा, निग्लेजिबल रहेगा। तो उस वो एकदम स्ट्रेट पाथ से वापस वहां से बाउंस बैक हो जाएगा, है ना। तो चाहे मैं उस छर्रे को स्पिन करके फेंकूं या ऐसे डायरेक्टली फेंक लूं बिना स्पिन के, उस छर्रे का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बॉल होगी तो बॉल का कांटेक्ट सरफेस एज कंपेयर टू दैट छर्रा बहुत ज़्यादा होगा, और कांटेक्ट सरफेस ज़्यादा होगा तो बॉल क्या होगी, स्विंग करके अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी, वेलोसिटी चेंज कर देगी। तो वो जो बॉल होगी वो बॉडी ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल एक और क्या दिया अपनी बुक में कि एक मंकी है और एक बाईसाइकिल में बैठा है और वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। अब चाहे मंकी उस बाईसाइकिल में ऊपर बैठा रहे या नहीं बैठा रहे, तो भी उस बाईसाइकिल की स्पीड, उसका डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी, कोई भी मोशन का पैरामीटर चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मंकी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल क्या है कि एक जार है, वो टेबल के कॉर्नर से फिसल के गिर जाता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, जार को एक छोटे से किसी छर्रे से ही रिप्लेस कर देंगे, तो वो कैसे भी गिरेगा वो हर बार कोई, लेकिन जब जार होगा वो हर बार जब गिराएंगे हम उसको सेम स्पीड से, तो उसके कॉर्नर, उसके जो अलग अलग कॉर्नर जमीन में टच होंगे, तो उसके कारण वो डायरेक्शन चेंज करेंगे, वेलोसिटी चेंज करेंगे। तो उससे क्या क्या होगा कि मोशन के पैरामीटर में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो जार है वो बॉडी ऑब्जेक्ट है। तो सोचो, इतना छोटा जार, इतनी छोटी बॉल बॉडी ऑब्जेक्ट कहलाती, लेकिन उतनी बड़ी ट्रेन, उतना बड़ा मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कौन सा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट बॉडी है। ठीक है, और बॉडी की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, जो बॉडी की डेफिनेशन होती है, पहली बात तो ये बॉडी को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी कहते हैं, यानी कि ये अगर कोई बॉडी है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है। ठीक है, तो जब वो मोशन चालू कर रही है बॉडी और मोशन जब उसका खत्म हो रहा है, तो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बॉडी की डेफिनेशन है कि पार्टिकल्स, बॉडी हमेशा पार्टिकल्स से बनी होती है, और जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे बॉडी मोशन के पहले और मोशन के बाद में भी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा जो है टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं अपन, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला टाइप जो आता है उसे कहते हैं रेक्टिलीनियर। ठीक है, रेक्टिलीनियर, तो नाम से ही पता चला, लाइन शब्द इसमें आ रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक लाइन के पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसको उस मोशन को कहेंगे रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक है, तो जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट इस पॉइंट में था, फिर बाद में ट्रेवल करके वो इस पॉइंट में हो गया, तो और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है एकदम। स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो रेक्टिलीनियर मोशन कर रहा है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो अपनी पुरानी पोजीशन में बैक नहीं आएगा, मतलब मैं आगे जा रहा हूँ तो आगे ही जाते जाऊंगा, पीछे नहीं आऊंगा, अपनी पुरानी पोजीशन में बैक नहीं आऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टिलीनियर मोशन। ऐसी कर्वी लीनियर मोशन भी होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है कर्व के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी पोजीशन वो चेंज नहीं करेगा, बैक नहीं आएगा, तो उसे कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप होता है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या, अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट
पॉइंट मास के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि दो स्टेशन के बीच में ट्रेन जा रही है, वो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग पॉइंट मास होगा, लेकिन वो हमेशा पॉइंट मास के लिए यूज होगा, रेक्टिलिनियर। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन हमेशा बॉडी के लिए यूज होगा या फिर सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए यूज होगा। जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो यहाँ से मूव हो रही है कुछ v वेलोसिटी से, तो इसकी कंडीशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की क्या कंडीशन है कि जो जितने भी पार्टिकल होंगे इसके, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, जैसे मैंने एज्यूम किया, तो इनका जो पाथ बनेगा, ट्रेवलिंग पाथ जो बनेगा, वो हमेशा पहली चीज पैरेलल होना चाहिए, दूसरी चीज सेम स्पीड में होना चाहिए, है ना। हर पार्टिकल की स्पीड क्या होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो भी सेम होगा, ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो भी सेम होगा हर पार्टिकल का ट्रेवल करने का। तो तीसरा जो होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। तो नाम से पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अबाउट किसी रेडियस में रोटेट करेगा, ठीक है। और इस जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन रहेगा, ट्रांसलेटरी मोशन रहेगा, तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे, उस मोशन को मीटर के फॉर्म में, ठीक है, मीटर से यूनिट रहेगी। लेकिन इसमें हम मेजर कैसे करेंगे, एंगल इसकी यूनिट रहेगी, तो इसलिए हम इसे एंगुलर मोशन भी कहते हैं, सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन, ठीक है। तो जैसे रेक्टिलिनियर मोशन था वो पॉइंट बॉडी के लिए था, वैसे ये भी पॉइंट बॉडी और पॉइंट मास के लिए होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेकिन अगर हम चौथा जो रहेगा वो होगा, चौथा जो मोशन है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के एग्जांपल टॉप टॉप ले सकते हैं अपन, लट्टू, और अर्थ ले सकते हैं हम, ग्लोब ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर ये एक स्फीयर है, अर्थ है, तो ये अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में तो ये है कि सर्कुलर मोशन जो रहेगा वो पॉइंट मास के लिए यूज होगा, और जो रोटेटरी मोशन होगा वो बॉडी या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए यूज होगा। और सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा किसी एक्सटर्नल सेंटर के अबाउट रोटेट होगा, लेकिन रोटेटरी मोशन में वो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, कोई भी बॉडी, ठीक है। तो अब जैसे कि बॉडी का पहला पार्टिकल ये है, ठीक है, ध्यान से समझना, पहला पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये है। तो अब जैसे इस पार्टिकल को एक एक राउंड लगाने में, एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, मान के चलो 5 सेकेंड लगेगा। तो इस पार्टिकल को भी 5 सेकेंड लगेगा, और इस पार्टिकल को भी 5 सेकेंड लगेगा। लेकिन इसमें अपन को अलग ही समझ में आ रहा है कि इनका जो इस पार्टिकल का जो रेडियस होगा, इस पार्टिकल का जो रेडियस होगा वो इससे कम होगा, फिर इसका अलग होगा। तो हर हर एक पार्टिकल का, बॉडी के हर एक पार्टिकल का जो रेडियस होगा उसकी ओन एक्सिस से जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है वो अलग अलग होगा, पहली चीज ये। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि सरकमफेरेंस होगा हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस, वो भी अलग अलग होगा। तो रोटेटरी मोशन में डिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्टेंस जो होना चाहिए हर पार्टिकल का सेम होना चाहिए। पहला डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। फिर रोटेटरी मोशन में अब डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन टाइम तो 5 सेकेंड है, ठीक है। हर एक पार्टिकल को एक बार रोटेट होने में टाइम 5 सेकेंड ही लगता है, तो टाइम सेम है। अब डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड भी हर एक पार्टिकल की चेंज होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड अलग होगी, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की अलग होगी, इस पार्टिकल की अलग होगी। तो हर पार्टिकल की स्पीड भी अलग अलग होगी। लेकिन इसमें क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में स्पीड हो सेम होना चाहिए। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि रोटेटरी मोशन में हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होगी, ट्रांसलेटरी मोशन में हर एक पार्टिकल की स्पीड सेम होगी, ठीक है। तो अब जब स्पीड अलग हो रही है, डिस्टेंस अलग हो रही है, लेकिन ये डिस्टेंस अलग डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस सरकमफेरेंस का डिस्टेंस है। इससे बॉडी की डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो रही, ये हमें देखना। बॉडी की डेफिनेशन क्या, हर एक पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए।
तो इन दोनों पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, हमेशा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी तो है, ठीक है, लेकिन इसका सरकमफेरेंस हर एक पार्टिकल का चेंज हो रहा है, तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। और पांचवा जो है टाइप ऑफ मोशन में, पांचवा मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो पांचवा जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सेम पाथ में बार बार मूव करता है, मतलब कि रिटर्न होता है फिर फॉरवर्ड जाता है फिर रिटर्न होता है। तो इसका मतलब ये है कि टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम। तो ऑसिलेटरी मोशन इज अ टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय इट्स फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, उसको कहते हैं। जैसे कि एक पेंडुलम का मैं एग्जांपल ले लूंगा, तो वो एक ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो पहले जो पेंडुलम की ये जो मेन पोजीशन है, ठीक है, मेन और फिक्स्ड पोजीशन ये हो गई। अब ये पेंडुलम क्या होगा, पहले यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है,